हेलो, नमस्कार दोस्तों। फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेश मांड्या। फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने जैसे कि पिछले 2 इंग्लिश मीडियम के फिजिक्स के वीडियो डाले जिनमें आपका अच्छा रेस्पॉन्स था और उसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेज के आधार पर कि सर हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम। तो हम पूरी 11th और 12th की फिजिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे और अपना ये कंप्लीट अब आज से हिंदी मीडियम का सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और साथ में जितने ज्यादा हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखो कंटेंट जो होता है वो मोस्ट ऑफ आपको हर जगह से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती है नीट और जेई के लिए, तो कंटेंट के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने ज्यादा प्रैक्टिस करते हो या कितने ज्यादा आप प्रैक्टिस के माध्यम से क्वेश्चंस अटेंड कर पाते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी मीडियम का पहला वीडियो और चैप्टर का नाम है 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब देखो, आपको साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है। जो भी अपने क्वेश्चंस आए उनको आपको वीडियो को पॉज करके फर्स्टली आपको सोल्व करना है और फिर हम सोल्व करेंगे और आपको अपना आंसर मैच करना है कि अपना क्वेश्चन सही है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। किसी पदार्थ का वे गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं या अनुभव होते हैं आवेश कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ जिसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हो आवेश, जिसके कारण वह पदार्थ किसी भी वस्तु को या तो आकर्षित कर सकता है और या प्रतिकर्षित कर सकता है। और ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण होता है इसी को आप बोलते हो आवेश। और इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण आपको 2 प्रभाव देखने को मिलते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। अब जो आवेश होता है यह विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न करता है या विद्युत प्रभाव कब आपको देखने को मिलता है, या फिर दूसरी बात करें कि चुंबकीय प्रभाव आपको कब देखने को मिलता है। तो जो आवेश होता है यह अपनी प्रकृति में, आवेश प्रकृति में अनेक रूपों में मौजूद है आपके आसपास। इनमें से पहला देखो, यह आपको थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म में समझ में आ रहा होगा। यहां पे लिखा हुआ है V इज इक्वल टू 0। V इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? यानी जो आवेश हैं वो आपके चारों ओर कुछ स्थितियों में नजर आएगा, जिनमें पहली स्थिति अगर मैं लूं तो केस फर्स्ट के फॉर्म में अगर हम बात करें कि यदि आवेश विराम अवस्था में हो, यदि आवेश विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, तो यदि आवेश विराम अवस्था में होता है तो इस कंडीशन में जो आवेश होता है यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी आपको स्थिर आवेश के कारण या विराम आवेश के कारण जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है विद्युत क्षेत्र। सेकंड चीज, यदि आवेश गति कर रहा है और वो गति हो रही है v इज इक्वल टू नियतांक। v इज इक्वल टू नियतांक का मतलब है कि यदि आवेश नियत वेग से गति कर रहा हो, यदि आवेश नियत वेग से गति कर रहा हो, और यदि आवेश नियत वेग से गति कर रहा हो, नियत वेग से गति करने का मतलब है जिसका त्वरण कितना आएगा 0। यानी इसको आप कह सकते हो अत्वरित गति कर रहा हो। यानी कई बार आपको यह शब्द दे दिया जाता है अत्वरित गति कर रहा हो, यानी जो आवेश का वेग है वो कैसा है, नियत है। तो यहां पर आपको जो प्रभाव देखने को मिलते हैं ये हैं एक तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा जो प्रभाव है
वो देखने को मिलता है, वो है चुंबकीय क्षेत्र। यानी आपको दोनों के दोनों जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं जब आवेश नियत वेग से गति कर रहा हो। तो पहला हमने देखा कि जब आवेश विराम अवस्था में होता है तो यह केवल और केवल विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है, और जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है, लेकिन जो गति हो रही है वो कैसी हो रही हो, नियत वेग से अगर गति हो रही हो, या जिसको आप बोल सकते हो अत्वरित गति हो रही हो, नियत वेग से जब गति होती है तो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो आता है, त्वरण क्या आएगा, जीरो। और त्वरण जीरो क्यों आता है, क्योंकि त्वरण है ही क्या, वेग में परिवर्तन की दर, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति में त्वरण का मान क्या आएगा, जीरो। तो जब आवेश नियत वेग से अर्थात त्वरित गति कर रहा हो तो आपको दो प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला आता है विद्युत प्रभाव और दूसरा आता है चुंबकीय प्रभाव। अब एक तीसरे प्रकार की घटना और आपके पास है कि जब आवेश गति तो कर रहा हो लेकिन उसका जो वेग है वो नियत नहीं हो। ध्यान देने वाली बात है, गति तो हो रही है, इससे पहले भी इस केस में भी गति हो रही थी, लेकिन इसमें जो गति हो रही थी उसका जो गति थी उसमें जो वेग था वो कैसा था, नियत। लेकिन तीसरे कंडीशन में क्या कह रहा है ये, कि गति तो हो रही है अब की बार भी, लेकिन वेग नियत ने होके कैसा है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, v इज नॉट इक्वल टू नियतांक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेग है वो नियत नहीं है, वेग नियत नहीं है, अर्थात वेग में परिवर्तन हो रहा है, और जब वेग में परिवर्तन होता है तो वहां पर आता है त्वरण। क्या आता है, त्वरण। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपका केस थर्ड है, इसके अंदर जो आवेश है वो कैसी गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है। तो त्वरित गति करने वाली कंडीशन में आपको ई वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र मिलेगा। दूसरा बी वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी आपको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। और तीसरा देखो लिखा हुआ है यहां पे ऊर्जा उत्सर्जन, यानी साथ में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, और इसी उत्सर्जित ऊर्जा को आप नाम देते हो विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या नाम देते हो भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो पूरा चैप्टर मिलेगा आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, लेकिन एक तो सारे के सारे जानते होंगे, एक्सरे तो सबने करवाया होगा, तो एक्सरे भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग का ही प्रकार होती है। तो हमारे पास तीन कंडीशंस आ गई भाई। तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं, पहली स्थिति अगर आप ये लिखो कि जब आवेश विराम अवस्था में हो, जब आवेश विराम अवस्था में हो, यानी जैसे मान लो ये आपका चार्ज है और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो, तो आपको ओनली एंड ओनली क्या देखने को मिलेगा भाई, विद्युत क्षेत्र, या आप कह सकते हो विद्युत प्रभाव आपको ओनली दिखने वाला है, या आवेश की वजह से उत्पन्न होने वाला है। तो जब आवेश विराम अवस्था में होता है यानी वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन, जब आवेश नियत वेग से गति कर रहा हो, जब आवेश नियत वेग से गति कर रहा हो, और नियत वेग का मैंने आपको बता दिया है कि त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो, और जब त्वरण जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं अत्वरित, यानी ये आपका जैसे कोई चार्ज है, ये गति कर रहा है लेकिन इसका वेग कैसा है, नियत है, तो आपको मिलेगा विद्युत क्षेत्र तो मिलना ही है क्योंकि ये तो रेस्ट में ही आ गया, लेकिन साथ में मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र। यानी आपको दो प्रभाव देखने को मिलेंगे, एक तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अगर हम बात करें तीसरी कंडीशन की कि जब आवेश त्वरित गति कर रहा हो,
त्वरित गति। त्वरित का मतलब यह हो गया कि उसका वेग नियत न होके परिवर्तित हो रहा हो। तो जब आवेश त्वरित गति कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा भाई? तो आपको ऐसी स्थिति में तीन चीजें मिलने वाली है। जैसे ये आपका चार्ज है और इसका वेग नियत नहीं है। वेग नियत नहीं है इसका मतलब क्या है कि त्वरण आ रहा है। और यदि आवेश त्वरित गति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको तीन चीजें मिलने वाली है भाई। एक तो विद्युत क्षेत्र, एक मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र, और साथ में जैसे पीछे लिखा हुआ था ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और इसी उत्सर्जित ऊर्जा को आप बोलते हो विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आवेश की वजह से आपको विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है, आवेश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों ही उत्पन्न किससे हुए? आवेश की वजह से। तो हम अब कंप्लीटली आवेश को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का वे गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं या फिर इनका अनुभव होता है, तो इसे हम बोलेंगे विद्युत आवेश। क्लियर है भाई? अब देखो, जो आवेश होता है इसके बारे में अगर हम नॉर्मल वे में समझें तो देखो, आवेश की खोज, आपको दो तीन जनरल से पॉइंट ध्यान रखना है। आवेश की जो खोज है, आवेश की खोज, ये खोज की थी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है थेल्स। साइंटिस्ट का नाम है थेल्स, और थेल्स ने यह खोज की थी लगभग 600 ईस्वी पूर्व। तो एक तो आपको यह चीज ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा हिस्ट्री में जाने की आपको जरूरत है नहीं है। कहीं नहीं पूछे जाने वाला है कि फालतू आवेश कहां से आया, कैसे उत्पन्न हुआ। अलग अलग साइंटिस्टों ने, जैसे गिलबर्ट का नाम भी आता है थेल्स के बाद, फिर ब्राउन ने भी थोड़ा बहुत योगदान दिया था नामकरण से संबंधित, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो एक तो ध्यान रखो कि आवेश की खोज किसने की। तो आवेश की खोज की थेल्स नामक एक साइंटिस्ट थे लगभग 600 ईस्वी पूर्व। यानी आज के कितने साल पहले देख लो कितने महान वैज्ञानिक हुए हैं। यानी आवेश की खोज आज से 600 ईस्वी पूर्व, और अभी चल रहा है 2023। तो कितने सालों पहले ही आवेश की खोज हो चुकी थी। और थेल्स के अनुसार, या थेल्स ने जिस पदार्थ के आधार पर आवेश को खोजा था या आवेश के बारे में बताना चाहा था, या उनको आप ये कह सकते हो कि जिस पदार्थ के माध्यम से ऐसा पता चला कि एक ऐसा गुण किसी भी पदार्थ के आसपास मौजूद है, पदार्थ में मौजूद है, कि उसकी वजह से हल्की एवं छोटी वस्तुएं आकर्षित हो सकती है। क्योंकि उस समय थेल्स के माइंड में ये तो जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है ना, इतना तो उसके दिमाग में नहीं आई थी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। उसके पास तो केवल यह था कि जब उसने एम्बर नामक पदार्थ को अपने ऊनी कपड़े से रगड़ा और फिर एम्बर नामक पदार्थ को किसी दूसरी हल्की छोटी वस्तु के पास लेके गया, तो उसने यह देखा कि भाई एम्बर नामक जो पदार्थ है ना, वो क्या कर रहा है, छोटी छोटी, जैसे घास का टुकड़ा हो गया मान लो, इनको आकर्षित कर रहा है। जैसे आपने भी एक प्रैक्टिकल किया होगा आपने, कि जैसे पेन या स्केल को रगड़ते हैं, पेन या स्केल को जब रगड़ते हो फिर उसको कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हो, तो आपने ये देखा होगा कि जो पेन या स्केल है वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसी आधार पर थेल्स ने आवेश के बारे में बताना चाहा। तो आवेश की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की लगभग 600 ईस्वी पूर्व। अब हम बात करते हैं किस पदार्थ के आधार पर की, तो पदार्थ का नाम ध्यान रखना है आपको, एम्बर। कई बुक्स इसका नाम अंबर भी देती है भाई, तो आप दोनों ही नाम ध्यान रखना कि आवेश की जो खोज हुई है, या विद्युत का उद्भव भी कह सकते हो आप, क्योंकि पूरी की पूरी विद्युत डिपेंड है आवेश पर। और आवेश की खोज या विद्युत का उद्भव जिस पदार्थ से माना जाता है उसे बोलते हैं एम्बर। विद्युत का उद्भव, विद्युत का उद्भव जिस पदार्थ से माना जाता है उसे क्या बोलते हैं, एम्बर नामक पदार्थ कहा जाता है। क्लियर है भाई यहां तक? अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट, आवेश के प्रकार। तो देखो, एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुना होगा सबने।
बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश की खोज, आवेश को समझाने में सबसे ज्यादा जिस साइंटिस्ट का योगदान है वो है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक तो आपको थेल्स ध्यान रखना है कि आवेश की खोज किसने की, तो थेल्स नामक साइंटिस्ट ने की 600 ईस्वी पूर्व। और दूसरा आपको अगर एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है तो वो है आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेश को कंप्लीट फॉर्म में डिफाइन किया, इसके टाइप्स बताए, और इसी के कारण ही फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन की रेस्पेक्ट में आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक है वो फ्रैंकलिन दिया जाता है भाई। तो आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो आवेश है इसको दो भागों में बांटा भाई। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। एक तो है धनावेश और एक है ऋणावेश। अब आप ये कहोगे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन को कैसे पता चला कि एक तो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है? तो ये वही बात है कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। अब आप ये कह सकते हो सर यही लेफ्ट कैसे हुआ और यही राइट कैसे हुआ? अब कुछ महानुभाव ये कहेंगे सर जेब के तरफ वाला तो हो गया लेफ्ट और दूसरे वाला हो गया राइट। तो ऐसा नहीं है, जेबें बाद में बनी है, हाथ पहले बने हैं, ठीक है? तो एक को लेफ्ट मान लिया तो दूसरा उसका अपोजिट क्या हो गया? राइट हैंड हो गया। सेम ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे, उनके बारे में अभी हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल्स किए अलग अलग मटेरियल्स के साथ, अलग अलग पदार्थों के साथ। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ स्थितियों में एक अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित हो रहे हैं और दूसरी स्थितियों में ठीक उनके विपरीत। तो उन्होंने इस आधार पर नाम दे दिया कि एक को अगर मैं पॉजिटिव कहूं तो दूसरे वाला उसका ठीक उल्टा होना चाहिए, जो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और सन अगर याद रखो तो ये लगभग बात है 1750 ईस्वी आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा, जिसमें एक है धनावेश और दूसरा है ऋण आवेश। अब बात करते हैं कि यह धनावेश कब आता है और ऋणावेश कब आता है। तो देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आवेश या विद्युतीकरण, आवेश या विद्युतीकरण का सही जो परीक्षण है उसमें हम दो बातें पढ़ेंगे। एक तो कि किसके स्थानांतरण के आधार पर आप आवेश का परीक्षण करते हो, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो समान प्रकृति के आवेश है या विपरीत प्रकृति के आवेश है तो उनमें कौन सा तो गुण आता है, जैसे आकर्षण का आता है या प्रतिकर्षण का आता है, तो उनमें से कि कौन सा सही परीक्षण है, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आवेश का परीक्षण है वो हम इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब आप ये कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर ही क्यों? क्योंकि किसी भी परमाणु के पास तो इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी तो मौजूद होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक आता है आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो देखो सबसे पहले उसकी बात करते हैं हम, आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखो आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है भाई? प्रत्येक जो पदार्थ होता है ये किससे मिलकर बना है भाई? सबने पढ़ा है कि पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु की अगर संरचना की बात करें तो परमाणु के मध्य में होता है नाभिक। क्या होता है भाई? नाभिक। और इसके चारों तरफ होती है कक्षाएं, और इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है जिसमें चक्कर लगाते रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। अब देखो सबको पता है कि जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, वे न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जिनको हम सम्मिलित रूप में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो तीसरा परमाणु का अपरमाणविक कण है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां होता है? नाभिक के चारों ओर। नाभिक के चारों ओर
निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यानी आपसे कहा जाए कि किसी भी परमाणु के पास कितने अप्रमाणविक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं 3, और 3 कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन सा होता है? प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तीसरा पार्टिकल कौन सा आता है? न्यूट्रॉन। इनमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये आपको मिलेंगे नाभिक के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अब देखो आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है अभी, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर जो चार्ज होता है वो होता है भाई नेगेटिव चार्ज, माइनस नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है इस पर होता है भाई प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है ये होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है, इसके तो नाम में न्यूट्रॉन है, न्यू यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन का तो अपने आवेश से संबंधित कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो गया भाई? न्यूट्रल। अब आवेश के संदर्भ में अगर बात करें तो हमें बात करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो चार्ज, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, प्रोटॉन पर धनावेश है। इसका मतलब है आवेश तो दोनों ही है, चाहे वो ऋणावेश लो चाहे धनावेश लो, धनावेश भी आवेश है और ऋणावेश भी आवेश है। लेकिन अगर आप किसी भी वस्तु को आवेशित करना चाहते हो तो हमने जैसे कि पीछे लिखा कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। प्रोटॉनों के स्थानांतरण से आप किसी भी वस्तु को आवेशित नहीं कर सकते हैं। आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी परमाणु होता है उसके अंदर 3 अपारमाणविक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर उतना ही क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी दोनों का परिमाण क्या होता है? समान होता है। ये चीज ध्यान रखना भाई, परिमाण क्या होता है? समान। कितना होता है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन पर जितना इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, उदासीन। तो चार्ज के आधार पर, आवेश के आधार पर न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। अब आवेशों के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार कि किसी भी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो आवेशन के लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो अब आप ये कहोगे, आपका क्वेश्चन यहां से ये बनना चाहिए कि आवेशित करना है तो वो तो पॉजिटिव से करो चाहे नेगेटिव से करो। यानी जिस तरीके से आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेशन करना है, तो प्रोटॉनों के स्थानांतरण से भी तो आवेशित कर सकते हो। तो पहली बात तो अगर कहें कि क्या प्रोटॉनों के स्थानांतरण से कोई वस्तु आवेशित हो सकती है क्या, तो जी हां हो सकती है, लेकिन प्रोटॉनों का स्थानांतरण संभव नहीं है। मेन पॉइंट यह है कि प्रोटॉनों का स्थानांतरण संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव है। इसीलिए किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो वहां काम में आता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब बात यह है कि प्रोटॉनों का स्थानांतरण संभव क्यों नहीं है। तो देखो भाई, अगर मैं परमाणु की संरचना की बात करूं तो आपका जो प्रोटॉन भाई साहब है ये कहां पर विराजमान है, तो प्रोटॉन भाई साहब हैं वो विराजमान है नाभिक के अंदर। और नाभिक की जहां बात आती है तो एक बल आपने अवश्य सुना होगा जिसको कहा जाता है प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहा जाता है भाई? प्रबल नाभिकीय बल। नाम सुना होगा सबने, प्रबल नाभिकीय बल।
और ये एक ऐसा बल होता है, इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि ये एक बार पकड़ लें तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में ये बल लग रहा होता है। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिक के अंदर एक बल काम करता है, प्रबल नाभिकीय बल। और ये अपने प्रकृति में उपस्थित मूल बलों में सबसे ज्यादा प्रबलतम होता है, यानी इसकी पकड़ को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो यदि कोई ये कहे कि मुझे तो प्रोटॉनों के स्थानांतरण से आवेशित होना है, तो उसको निकालने जाना पड़ेगा प्रोटॉनों को, और प्रोटॉनों के स्थानांतरण के लिए नाभिक में प्रवेश करके प्रबल नाभिकीय बल को तोड़कर प्रोटॉनों को बाहर निकालना होगा। और सामान्यतः कोई भी पदार्थ या कोई भी परमाणु ये रिस्क नहीं लेगा कि मैं फालतू प्रोटॉन के स्थानांतरण में इतनी एनर्जी वेस्ट करके मैं आवेशित हूं। तो दूसरा तरीका क्या है भाई, कि दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास बैठा है ना, वो तैयार ही बैठा, कहां मिल जाएगा आपको, बाहर ही मिल जाएगा। यानी गांव का चौकीदार जो बाहर मिलता है ना मेन गेट पर ही। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी से मिलने गांव में गए, और अगर आपको गांव के बाहर चौकीदार नहीं मिले और आप गांव के अंदर चले गए, तो कि मान लो आपको रामलाल जी से मिलना है। अब रामलाल जी को ढूंढो भाई, आप घर जानते नहीं हो। मान लो आपने 1-2 घंटे की मशक्कत के बाद रामलाल जी का घर ढूंढ लिया, और घर पे जाने के बाद पता चला कि घर के तो ताला लगा हुआ है, रामलाल जी तो 2 साल पहले ही लंदन शिफ्ट हो गए हैं। और अब तो फालतू एनर्जी वेस्ट हुई या नहीं हुई। दूसरा उपाय क्या है, मान लो आप जैसे गांव में एंटर हुए, तो गांव के मेन गेट के बाहर ही या तो चाय की दुकान पर कोई आदमी मिल जाता, या गांव का कोई भी चौकीदार मिल जाता, और उससे आप पूछ लेते कि भाई साहब रामलाल जी के पास जाना है। और वो ये, क्योंकि चौकीदार या चाय वाले को सबसे ज्यादा ध्यान होता है कि भाई गांव में कौन सा रह रहा है या कौन है नहीं रह रहा है। और जैसे ही वहां पर ही आप जाते ये पूछ लेते कि भाई रामलाल जी के यहां जाना है, और वो कह देता है भाई साहब रामलाल जी तो 2 साल पहले ही लंदन शिफ्ट हो गए, यहां तो ताला लगा हुआ है। तो आप फालतू 2-3 घंटे क्यों तो गलियों में घूमते और क्यों रामलाल जी के घर जाते, तो इससे अच्छा है वहीं से वापस लौट जाते हैं। और यही प्रोसेस होती है यहां पे कि आपका प्रोटॉन है रामलाल जी, तो हमें इससे कोई मतलब है नहीं है, ये जहां है वहीं ठीक है। अपने को तो बाहर से ही चौकीदार के रूप में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और इससे काम करो और आवेशित हो और निकलो, जो काम कम एनर्जी में ही हो जाएगा। यही कारण है कि आवेश जो होते हैं या आवेशन का सही जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, न कि प्रोटॉनों का स्थानांतरण। और इसे ही आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। अब बात करते हैं वापस, अपना जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हम आते हैं। अपनी बात ये चल रही थी विद्युत आवेश के संदर्भ में कि जो आवेश का प्रकार होता है ये 2 प्रकार के होते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, धनावेश और ऋणावेश। और धनावेश होगा या किसी भी वस्तु पर ऋणावेश होगा, ये डिसाइड कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर होगा कि धनावेश होगा या ऋणावेश। और ये मैंने पूरी आपको राम कहानी बता दी है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही क्यों, प्रोटॉनों का क्यों नहीं। तो अब देखो धनावेश कब आता है और ऋणावेश किसी भी वस्तु पर कब आता है। सबसे पहले बात करते हैं धनावेश कब आता है किसी भी वस्तु पर। देखो धनावेश शब्द से पता चल रहा होगा कि धन, धन का मतलब क्या हो गया भाई, पॉजिटिव। धन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोटॉन। क्या बोलोगे, प्रोटॉन। पॉजिटिव आवेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर। यानी यदि किसी वस्तु पर, या मैं परमाणु के रूप में लूं तो यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की अधिकता हो, प्रोटॉनों की अधिकता, और प्रोटॉनों की अधिकता है इसका मतलब कमी किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की। तो यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की अधिकता, या क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की
कमी अगर हो तो इस स्थिति में किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है वो आता है आपके पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की अधिकता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से धनावेश बनाए, तो अगर प्रोटॉनों की अधिकता हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्योंकि आप ये जानते हो कि कोई भी परमाणु होता है ये विद्युत रूप से उदासीन होता है, परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यह आपने परमाणु मॉडल में पढ़ा होगा, वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो वैद्युतीय रूप से जब उदासीन होता है तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी कोई भी परमाणु जब विद्युत रूप से उदासीन होता है तो इसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और आपको रिजल्टेंट परमाणु कैसा मिलेगा, उदासीन। अब आपको यदि इनको धनावेश और ऋणावेशित करना है तो धनावेशित के लिए किसकी अधिकता चाहिए, प्रोटॉनों की अधिकता। अब हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में यह देखा कि प्रोटॉनों का स्थानांतरण तो संभव नहीं है, तो प्रोटॉनों की अधिकता कब हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी। तो अपने आप ही प्रोटॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की अधिकता या सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो उस पर जो चार्ज आता है वो आएगा आपके धनावेश। इसी तरीके से दूसरा अगर हम बात करें कि कोई भी वस्तु है उस पर ऋणावेश कब आएगा, तो ऋण का मतलब हो गया कि कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ऋणावेश होता है। यानी यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो इसका मतलब उस पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश आ जाता है। अब देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम समझे तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं सोडियम, Na, सोडियम। देखो अगर सामान्य अवस्था की बात करें तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और 11 ही होती है प्रोटॉनों की संख्या। तो इस स्थिति में यह होता है उदासीन। कैसा होगा भाई, उदासीन। क्यों भाई, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या है। तो 11 है इलेक्ट्रॉन और 11 है प्रोटॉन, तो इस स्थिति में यह हो जाएगा उदासीन। अब अगर इसके मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो पहली जो कक्षा होती है यह आपका नाभिक हो जाएगा। पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में कितने आ जाएंगे, 8। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। और तीसरी कक्षा में आ जाएगा 1, 8 2 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कोई भी परमाणु सदैव स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है और ये अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसमें पहले जो 11 इलेक्ट्रॉन थे अब कितने बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया रे, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए या नहीं हो गए, प्रोटॉनों की संख्या तो वही है, लेकिन अब आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या से प्रोटॉन क्या हो गए हैं, ज्यादा। तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 10 प्रोटॉन के चार्ज बैलेंस कर लेंगे और 1 प्रोटॉन का चार्ज बच जाएगा। और इसीलिए आप लिखते हो Na+। यानी जो सोडियम है ये कैसा हो जाएगा, धनावेशित। कैसा हो जाएगा भाई, धनावेशित। तो किसी भी परमाणु की अपनी सामान्य अवस्था से यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, तो उस पर जो चार्ज आता है वो होता है धनावेश। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन Cl, सामान्य अवस्था में 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही होते हैं प्रोटॉन। तो इस स्थिति में तो ये क्या हो जाएगा भाई, उदासीन हो जाएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका नाभिक,
पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 7। अब स्थायी नहीं है तो स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए अंतिम जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो देखो पहले इसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17। अब अगर ये 1 ले लेगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे भाई, 18। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, और इसीलिए आप लिखते हो Cl-, यानी जो क्लोरीन है वो कैसा हो गया है, ऋण आवेशित। कैसा हो गया है, ऋण आवेशित। तो यदि किसी परमाणु या पदार्थ की सामान्य अवस्था में यदि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उस पर जो चार्ज आता है वो होता है ऋण आवेश। तो ये 2 प्रकार है आवेश के, धनावेश और ऋण आवेश। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है आवेश एवं द्रव्यमान की संबद्धता। देखो जिस तरीके से आवेश किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है तो उसी प्रकार से द्रव्यमान भी क्या होता है, किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। तो इन दोनों गुणों में क्या समानताएं हैं, क्या इनमें अलग अलग हैं, तो देखो सबसे पहली चीज तो आवेश और द्रव्यमान में क्या क्या समानता या क्या क्या इनमें विभिन्नता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विद्युत जो आवेश हैं वो या तो हो सकता है धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। देखो धनात्मक अभी आपने देखा था, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉनों की हो जाए कमी। दूसरा ऋणावेश कब आता है भाई, जब इलेक्ट्रॉनों की हो जाए वृद्धि। और शून्य कब होता है, जिसको आप उदासीन बोलते हो कि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही अगर नेगेटिव आ जाए तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करके रिजल्टेंट जो चार्ज होता है Q नेट जिसको बोलते हैं, ये कितना आता है, 0। तो विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ये कभी ऋणात्मक, ऐसा कभी सुना है कि किसी का द्रव्यमान -10 किलो है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो जो द्रव्यमान होता है ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश का मान है इसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी वेग के अनुसार जो आवेश है वो परिवर्तित नहीं होता है, और इसे बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी आगे हम पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता यानी आवेश किसी भी पदार्थ के या वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी आप ये कह सकते हो इस पॉइंट के आधार पर कि जो आवेश का मान विराम में है वही क्या होगा, गतिशील अवस्था में होगा। यानी विराम में जितना आवेश होगा उतना ही गतिशील अवस्था में होगा, वेग पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन जो द्रव्यमान है वो वेग के साथ बढ़ता है, और किस फॉर्मूले के आधार पर आप इसका द्रव्यमान फाइंड आउट कर सकते हो, या द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता किस फॉर्मूले के आधार पर आप बता सकते हो, तो वो है m0 1 - v²/c²। इसके आधार पर किसी भी पदार्थ या वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित होता रहता है। C आप जानते हो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और जिसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। m v वेग से गतिमान वस्तु का द्रव्यमान है और m0 वस्तु का विराम द्रव्यमान है, यानी जब वस्तु रेस्ट कंडीशन में होती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, वो है m0। और c आप जानते ही हो m की गति के बाद कितना चेंज हो गया है वो, और v जिस वेग से वस्तु को आप गति करवा रहे हो, वस्तु का वेग।
वस्तु का वेग। यानी इस फॉर्मूले के आधार पर आप यह कह सकते हो कि जो द्रव्यमान होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वेग का मान बढ़ाओगे तो द्रव्यमान का मान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, आवेश क्वांटीकृत है। आवेश कैसी राशि है? क्वांटीकृत है, लेकिन द्रव्यमान का क्वांटीकरण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। यह आवेश क्वांटीकृत राशि है। इसको हम आवेश के आगे एक गुण में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, तो इसको डिटेल में वहां पढ़ेंगे। अभी आप यह ध्यान रखो कि क्वांटीकृत है। फिर विद्युत आवेश सदैव संरक्षित है। यह भी आगे प्रॉपर्टी आ जाएगी कि आवेश का संरक्षण। आवेश कैसे संरक्षित राशि है? संरक्षण का मतलब आप जानते हो, नहीं उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। इसे ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। और जानते होंगे सारे आइंस्टीन का रिलेशन, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, समतुल्यता संबंध क्या होता है भाई? A इज इक्वल टू mc², जिसके तहत आइंस्टीन ने यह बताया था कि आप द्रव्यमान को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हो। फिर बात करते हैं आवेशों के बीच बल आकर्षी या प्रतिकर्षी हो सकता है। तो देखो, आकर्षी या प्रतिकर्षी कब होता है? आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट जो नेचर होता है ना, हमेशा वो कहीं पे भी ले लो, आवेश की बात नहीं है, अगर आप आदमियों में भी लेते हो तो अपोजिट जो नेचर होता है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ये समान हो गए, नेगेटिव नेगेटिव ये समान हो गए। यानी सेम प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें सदैव होता है प्रतिकर्षण। यानी ये हमेशा एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। समान आवेशों में सदैव क्या होता है? प्रतिकर्षण। यानी ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षी बल लगाते हैं, वे एक दूसरे को दूर भेजना चाहते हैं। लेकिन यदि हो विपरीत प्रकृति, यानी एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, तो ये क्या हो गई? विपरीत प्रकृति। तो ये एक दूसरे के हमेशा पास आना चाहते हैं। यानी इनके बीच में जो बल लगता है वो कौन सा होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। तो आवेशों के बीच जो बल होता है वो या तो आकर्षी हो सकता है या फिर प्रतिकर्षी। आकर्षी कब होगा? जब आवेश हो विपरीत प्रकृति के। और प्रतिकर्षी कब होगा? जब आवेश हो समान प्रकृति के। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सदैव क्या होता है? आकर्षी होता है। इसके तो नाम में ही पता चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम आ रहा है? आकर्षण। तो इसकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है? आकर्षण की होती है। अब आवेश एवं द्रव्यमान के संबंधता के साथ हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। देखो, पहला पॉइंट, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। द्रव्यमान का अस्तित्व है। देखो पॉइंट क्या कह रहा है, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। यानी मान लो यदि कोई वस्तु है जिसका विराम द्रव्यमान शून्य है, ऐसी कोई वस्तु है मान लो जिसका विराम द्रव्यमान क्या है? शून्य है। रेस्ट मास इसका 0 है, विराम द्रव्यमान शून्य है। तो आप इस वस्तु को कभी भी आवेशित नहीं कर सकते, कभी भी
आवेशित नहीं कर सकते हो, यानी बिना द्रव्यमान के आवेशन संभव नहीं है, आवेशित नहीं कर सकते हो। बिना द्रव्यमान के किसी भी वस्तु को आवेशित करना संभव ही नहीं है। लेकिन मान लो कोई भी आपके पास वस्तु है और उस पर आवेश नहीं है, यानी वो उदासीन है, तो उसका द्रव्यमान शून्य हो यह कभी भी जरूरी नहीं होता है। तो आप ये कहोगे कि द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व होता है। और मैं आपको दो कणों के नाम बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। एक तो है फोटोन, फोटोन, और एक है न्यूट्रिनो, नॉट न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। ये पढ़ेंगे हम आगे क्या होते हैं। फोटोन और न्यूट्रिनो ऐसे दो कण हैं जिनका विराम द्रव्यमान होता है वो होता है 0। इसका मतलब समझ गए होंगे कि विराम द्रव्यमान 0 है तो इनको आप कभी भी आवेशित नहीं कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि यदि किसी वस्तु को आप धनावेशित करते हो और या आप करते हो ऋणावेशित, तो क्या इस स्थिति में भी उनके द्रव्यमान पर कोई फर्क पड़ता है क्या? तो देखो, आवेश द्रव्यमान के साथ संबंधित है तो इसका मतलब धनावेशित और ऋणावेशन की स्थिति में द्रव्यमान पर फर्क जरूर पड़ेगा। तो देखो ये फर्क क्या पड़ता है। आपको पता है धनावेश किसी भी वस्तु पर कब आता है? जब इलेक्ट्रॉनों की होती है कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, बाहर निकल गए हैं। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इसका मतलब मान लो कोई भी वस्तु है उस पर प्लस का 2 कूलाम चार्ज आ रहा है, प्लस का 2 कूलाम चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे तभी तो प्लस का 2 कूलाम चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु है उससे 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इसके साथ द्रव्यमान निकल गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg द्रव्यमान उससे बाहर निकला है, तब जाके वो धनावेशित हुई है। इसका मतलब जब वस्तु धनावेशित होती है तो द्रव्यमान में होती है कमी, द्रव्यमान में कमी होगी। दूसरा, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि। और वृद्धि का मतलब और इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसका मतलब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर ऋणावेशित होने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg द्रव्यमान आ गया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg है, तो 2 आ गए इसके अंदर। तो इसका मतलब जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो द्रव्यमान में होती है वृद्धि, द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो इसका मतलब वस्तु जब आवेशित होती है, चाहे वो धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित, द्रव्यमान के मान में परिवर्तन होता है। यदि धनावेशित है हो रही है तो इसका मतलब द्रव्यमान में कमी होगी, और ऋणावेशित हो रही है तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी। इस प्रकार से आप ये सकते हो कि आवेश और द्रव्यमान एक दूसरे से संबंधित है। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट, आवेशन की विधियां, जिसमें पहली विधि आती है आपके घर्षण। देखो भाई, यानी आपको यदि किसी वस्तु को आवेशित करना है तो आपके पास कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे प्राचीन या पहली विधि कह सकते हो, जिसमें प्राचीन काल में देखा गया कि किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उनको आपस में रगड़ा जाता था, और उसी को आप विधि के फॉर्म में क्या कहोगे? घर्षण। अब देखो, घर्षण के लिए क्या जरूरी है भाई? 2 वस्तुएं लेनी है आपको। मान लो पहली वस्तु ए है और दूसरी बी। दोनों की दोनों वस्तुएं पहले होनी चाहिए उदासीन या अनावेशित, यानी अगर कोई एक वस्तु आवेशित है और दूसरी उदासीन है ना, तो वहां घर्षण विधि द्वारा कभी भी उसको आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर फिर चालन हो जाता है। तो यदि घर्षण द्वारा आवेशित करना है ना, तो दोनों वस्तुएं लेनी है उदासीन, और इनके बीच में क्या करवाना है भाई? आपको
घर्षण करवाना है। क्या करवाना है? घर्षण, रगड़ना है इनको। और जब इन दोनों उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो इनमें होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, ज्यादा में से कम की तरफ चले जाएंगे। और फिर इन दोनों वस्तुओं को यदि आप अलग अलग करते हो तो दोनों ही वस्तुएं हो जाएगी आवेशित। जो पहले उदासीन थी वो अब कैसी हो जाएगी? आवेशित। आवेशित हुई क्यों? कि दोनों को रगड़ा तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो। अब आवेशित होगी तो इन पर आवेश कौन सा आएगा? तो ध्यान रखना, पहली वस्तु पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरी वस्तु पर उतने ही परिमाण का नेगेटिव चार्ज आता है। यानी घर्षण विधि से यदि आप किसी वस्तु को आवेशित करते हो तो कैसे करोगे? जब किन्हीं दो उदासीन वस्तुओं के मध्य घर्षण करवाया जाता है तो दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण दोनों ही वस्तुएं समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाती है। तो यह नोट पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि घर्षण से जब आवेशन होता है या वस्तुएं आवेशित होती हैं तो इस स्थिति में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। यानी एक पर जितना पॉजिटिव आएगा दूसरी पर उतना ही नेगेटिव आएगा। यह चीज आपको ध्यान रखना है घर्षण द्वारा आवेशन में। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाए तो कांच की छड़ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव। यानी कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके अंदर चले जाते हैं? रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। अब आप ये कहोगे सर पता कैसे चलेगा कि कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर जा रहा है? तो देखो इनका कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। यानी पदार्थ कैसा है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है या फिर इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े में घर्षण करवाया जाए तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से बिल्ली का रोएदार चर्म, स्किन, चमड़ी, इसको रब करवाया जाए या घर्षण करवाया जाए एबोनॉइड की छड़ या प्लास्टिक की छड़ से तो बिल्ली का रोएदार जो चर्म है, बिल्ली की चमड़ी है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इन पर आता है नेगेटिव चार्ज। और इसी तरीके से ऊनी कपड़ा, यदि ऊनी कपड़ा है उसको आपको रगड़ाना है रबर, एम्बर या रेजिन, एबोनॉइट या प्लास्टिक, इन सब के साथ रगड़ाते हो तो ऊनी कपड़े पर पॉजिटिव चार्ज आता है और रबर या एम्बर, रेजिन, इन पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो इन एग्जाम्पल्स के आधार पर आप देख सकते हो कि जब किन्हीं भी दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ाया जाए, घर्षण करवाया जाए तो वो समान परिमाण वे विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है। यह अपनी पहली विधि हुई भाई आवेशन की। सेकंड विधि है चालन, कंडक्शन। देखो चालन या इसको और संपर्क द्वारा आवेशन भी बोला जाता है। संपर्क द्वारा आवेशन यानी एक दूसरे को संपर्कित लाके किया जाता है, संपर्क द्वारा आवेशन। तो देखो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक वस्तु ले लिया आपने अनावेशित। अनावेशित का मतलब क्या कह सकते हो? उदासीन वस्तु। कैसी वस्तु है? उदासीन वस्तु। दूसरी वस्तु है आवेशित जिस पर हमने दिखाया गया है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो है ये स्टैंड, कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड। और ये क्यों यूज किए जाते हैं तो सब जानते होंगे, ताकि आवेश का क्षरण नहीं हो, आवेश का क्षरण नहीं हो, इसलिए कुचालक स्टैंड यूज किए जाते हैं, आवेश का क्षरण नहीं हो। तो अनावेशित आवेशित इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, यानी एक दूसरे को संपर्कित करवाया है। यह संपर्कन देखो किसी तार द्वारा भी हो सकता है, किसी
तार द्वारा भी संपर्कित करवाया जा सकता है, तो भी यही प्रोसेस होगी, संपर्कित करवाया जा सकता है। या तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आओ या फिर किसी चालक तार द्वारा जोड़कर भी, तार कैसा होना चाहिए, चालक, वरना तो आवेशों का प्रवाह ही नहीं होगा। अब इन पर जैसे आवेश आपने इनको संपर्कित करवाया तो देखो इस वस्तु पर किसकी अधिकता थी, धनावेश की अधिकता थी, धनावेश की अधिकता, और धनावेश की अधिकता के कारण इनके बीच में लग रहे थे प्रतिकर्षण बल सबके बीच में। तो ये हमेशा एक रास्ता ढूंढते हुए रहते हैं कि भाई अगर मुझे कोई रास्ता मिल जाए तो सबके बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है तो वो कि कहीं चले जाए दूसरी जगह। तो इन्होंने जैसे ही कांटेक्ट करवाया तो इस पर पहले से ही आवेश जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव, यानी आप ये कह सकते हो कि इसकी तुलना में इसमें आवेश की अभी क्या है, कमी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही रास्ता मिला तो दूसरे वाली उदासीन वस्तुओं पर भी चले जाते हैं। और इस आधार पर देखो ये डायग्राम है जिसमें अगर आप बाद में इनको अलग अलग करते हो तो पहली वस्तु पर भी पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर भी पॉजिटिव चार्ज, यानी ये तो पहले से आवेशित थी लेकिन इस वस्तु पर भी क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जो आवेशित वस्तु ली इस पर पॉजिटिव था तो उदासीन पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। कब, जब आप चालन द्वारा आवेशित करो। अगर आप ये कहो कि सर हम इसको नेगेटिव लें तो इस पर भी कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि भाई बाहर से तो कोई चार्ज आ ही नहीं रहा है ना, जो इस पर था वही तो इस पर फैला है जैसे संपर्क में लेके आए, तो इस कारण से इस पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस प्रक्रिया को आप बोलते हो चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन। तीसरी आपके पास जो विधि है वो है प्रेरण, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो प्रेरण विधि क्या होती है, प्रेरण का मतलब है भाई नॉन टचिंग, नॉट टचिंग, टच नहीं करना है भाई, दूर से, नॉट टचिंग, संपर्क में नहीं आना है, संपर्क में नहीं आना है, यानी केवल आके पास बैठ सकते हो लेकिन छूने नहीं देना है। और ये तो आपके पास कई लोगों के साथ हुआ होगा, तो प्रेरण विधि को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पास आ सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो, यही विधि है, उसको आप क्या बोलोगे, प्रेरण, जिसमें नॉट टचिंग कॉन्सेप्ट लगता है कि अभी सिर्फ पास बैठ के बातें होगी, टचिंग वचिंग नहीं होगी। तो संपर्क में नहीं आना है। तो जैसे आपके पास ये एक वस्तु है जो है उदासीन, कैसी वस्तु है, उदासीन वस्तु है, यानी उदासीन का मतलब क्या हो गया यार, जितने पॉजिटिव उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज, यानी इस वस्तु में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव। अब हमने क्या किया, इस वस्तु के एक एंड की तरफ एक धनावेशित छड़ लेके आए, ये क्या है, धनावेशित छड़, और धनावेशित छड़ इसके पास लेके आए तो क्या हुआ कि इस उदासीन वस्तु में पहले क्या था, जितना पॉजिटिव था उतने ही नेगेटिव फैले हुए थे एक समान रूप से। लेकिन जैसे इस धनावेशित छड़ को इसके पास लेके आए ना, तो क्या हुआ कि इस प्लस ये किसको अट्रैक्ट करेगा भाई, अपनी ओर, माइनस को, और रिपेल यानी प्रतिकर्षित किसको करेगा, तो सेम वाले को प्रतिकर्षित करता है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो इसमें एक पैटर्न बन जाता है कि एक तरफ तो आ जाएंगे नेगेटिव वाले और दूसरी तरफ प्रतिकर्षण के कारण कौन से चले जाएंगे, पॉजिटिव वाले, यानी नेगेटिव को तो ये आकर्षित करके अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव को प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये एक पैटर्न बन जाता है। अब भाई अगर मैं इसको कर दूं भू संपर्कित, इसको बोलते हैं भू संपर्कित, यानी जमीन से जोड़ना, और पृथ्वी बेचारी सब आवेश लेने के लिए बैठी है। तो क्या होगा कि इन पॉजिटिव पर जिन पर प्रतिकर्षण लग रहा था, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से होते हुए कहां चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे। और अब इस वस्तु पर कौन सा चार्ज बचा, ओनली नेगेटिव चार्ज बचा, क्योंकि पॉजिटिव कहां चला गया है, जमीन के अंदर। अब जैसे आप इस प्लस वाली रोड को हटाओगे तो इस वस्तु पर ये नेगेटिव चार्ज है वो एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, और ये वस्तु जो पहले उदासीन थी अब क्या हो गई है भाई, आवेशित हो गई है। क्या हो गई है, आवेशित।
तो देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल पास बैठकर बिना छुए भी आवेशित हुआ जा सकता है भाई, ये ध्यान रखना भाई। तो समझ गए होंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। मेन जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर आप आवेशित क्षण धनावेशित लेके आ रहे हो तो उदासीन पर कौन सा आया है भाई? ऋणावेश आया है। कौन सा आवेश आया है? ऋणावेश। तो आप अगर कहोगे सर इसको हम नेगेटिव लेके आए तो इस पर कौन सा आएगा? तो फिर इस पर आएगा पॉजिटिव आवेश। कौन सा आएगा? पॉजिटिव धनावेश, यानी विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। और प्रेरण के कारण जो प्रेरित आवेश आता है, जो प्रेरित आवेश आता है इसका मान एक फॉर्मूले से दिया जाता है, Q डैश बराबर Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। और पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो यहां पे लगा दो माइनस। प्लस माइनस डिपेंड करेगा प्रकृति पर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि किसी भी वस्तु पर प्रेरण द्वारा कितना प्रेरित आवेश आया है उसका मान आप ज्ञात कर सकते हो। Q डैश बराबर माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये क्या है? एप्सिलॉन आर, जिसको हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो ये है भाई आपके प्रेरण द्वारा आवेशन। ये तीन विधियां हो गई आवेशन की, घर्षण, चालन और प्रेरण। अब अपना मेन जो पॉइंट टॉपिक है वो है आवेश के मात्रक। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एसआई मात्रक की। एसआई मात्रक ये होता है कूलॉम। सब जानते हो कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलॉम। और इसी एसआई में अगर अन्य मात्रक की बात करें तो I बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q अपॉन टी, यानी आप इससे लिख सकते हो Q बराबर IT। और इससे भी यूनिट बना सकते हो, I यानी विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और T हो जाएगा आपके समय का SI होता है सेकेंड, यानी एक दूसरी यूनिट भी आप यूज कर सकते हो और वो है आपके एम्पियर इंटू सेकेंड। और 1 एम्पियर इंटू सेकेंड है वो 1 कूलॉम के बराबर होता है। दोनों ही एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी। दूसरा बात करें अगर सीजीएस मात्रक की, सीजीएस मात्रक ये होता है स्टेट कूलॉम। सीजीएस मात्रक होता है भाई स्टेट कूलॉम, या जिसको बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर विद्युतीय मात्रक। और क्या बोलते हैं इसको? स्थिर विद्युतीय मात्रक। कई बार स्टेट कूलॉम की जगह ESU लिखा हुआ आ जाए, या आपसे पूछे कि ESU के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? स्टेट कूलॉम कह सकते हो। तो सीजीएस मात्रक जो होता है वो है स्टेट कूलॉम, या क्या कह सकते हो? ESU, स्थिर विद्युतीय मात्रक। फिर इसका आता है EMU मात्रक। EMU मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक इसको बोलते हैं भाई एब कूलॉम, एब्सोल्यूट कूलॉम, एब कूलॉम या परम कूलॉम भी कह सकते हो। एब कूलॉम या परम कूलॉम भी कह सकते हो। EMU मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक कौन सा होता है? एब कूलॉम या परम कूलॉम। एब कूलॉम या परम कूलॉम। फिर इसका आता है भाई आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है ये होता है भाई फेराडे। फेराडे। और एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलॉम। ये आपको वैल्यू ध्यान में रखनी है। 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलॉम। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा हो जाएगा? फेराडे। सबसे छोटा मात्रक,
सबसे छोटा मात्रक। और ये जैसा कि मैंने पहले बताया, एक साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके नाम के आधार पर दिया था फ्रैंकलिन, या जिसको आप या स्टेट कूलम्ब भी कह सकते हो। इसका मतलब यह हो गया कि एक फ्रैंकलिन बराबर एक स्टेट कूलम्ब आप लिख सकते हो। अन्य रिलेशंस की बात करें तो एक प्रायोगिक इकाई भी यूज की जाती है भाई, प्रायोगिक इकाई, और प्रायोगिक इकाई के रूप में यूज किया जाता है एम्पियर इंटू घंटा, एम्पियर इंटू घंटा। इसको सेकंड में चेंज करोगे तो 1 एम्पियर आवर बराबर क्या हो जाएगा, 3600 एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600, 60 इंटू 60। क्लियर है भाई यहां तक। फिर और रिलेशंस की बात करें तो एक कूलम्ब बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम्ब। यह भी एक रिलेशन ध्यान रखना है भाई, यानी एसआई और सीजीएस में रिलेशन। एक कूलम्ब बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम्ब। एक कूलम्ब बराबर होता है 1/10 एब कूलम्ब, 1/10 एब कूलम्ब। यह भी ध्यान में रखना है आपको। और एक एब कूलम्ब बराबर होता है भाई 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम्ब। यह भी एक रिलेशन ध्यान रखना है जो आप इससे निकाल सकते हो। एक एब कूलम्ब बराबर 10 कूलम्ब हो जाएगा, एक कूलम्ब की वैल्यू 3 इंटू 10⁹ है, तो 10 इंटू 3 इंटू 10⁹ हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम्ब। तो यह है कुछ आवेश के मात्रक। फिर बात करते हैं जो आवेश हैं ये अदिश राशि होती है भाई। कैसी राशि होती है, अदिश राशि, यानी इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। फिर बात करते हैं इसकी विमा की। ये कुछ जनरल पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। विमा हो जाएगी I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT। धारा के लिए लिखते हो एम्पियर A1, टाइम के लिए T1, तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी A1T1। यह आवेश के मात्रक और विमा हुई। अब देखो दो शब्द कई बार आवेश से संबंधित यूज किए जाते हैं भाई, एक तो मूल आवेश और एक विशिष्ट आवेश। सबसे पहली चीज मूल आवेश क्या है। देखो मूल आवेश क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश जो स्वतंत्र अवस्था में, जो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में उपस्थित सबसे न्यूनतम आवेश है, न्यूनतम आवेश। यानी स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में सबसे न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर, और इसी को आप बोलते हो मूल आवेश, और जिसकी वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होती है। तो मूल आवेश किसे कहेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, और इसी को बोलते हैं मूल आवेश। और यह अपनी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित सबसे न्यूनतम जो मान का आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻19 है। इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। अब कई लोग ये कहेंगे सर इससे छोटा आवेश संभव है, तो मैं भी कहूंगा कि इससे छोटा आवेश संभव है, जिनको बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलेंगे भाई, क्वार्क्स। तो देखो थोड़ा बहुत उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्क ये दो प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और
डाउन क्वार्क। अप क्वार्क होता है जिसको जिस पर चार्ज होता है +2e/3, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का 2/3 गुना और कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन जो क्वार्क और डाउन क्वार्क है इस पर होता है -e/3, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का -1/3 गुना। ये दो प्रकार के क्वार्क है, तो इनके आधार पर ये कह सकते हो सर इससे छोटा आवेश है। लेकिन ध्यान रहे एक शब्द है स्वतंत्र अवस्था, यानी स्वतंत्र अवस्था में केवल और केवल यह पाया जाता है, यह स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं है, इसलिए इनको सबसे न्यूनतम नहीं माना जाएगा। तो सबसे न्यूनतम स्वतंत्र अवस्था वाला जो आवेश होता है वो कौन सा है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो इसे बोलेंगे मूल आवेश। तो वैल्यू ध्यान रखना है 1.6 × 10⁻19। दूसरा आता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, देखो विशिष्ट आवेश क्या होता है। मान लो कोई भी एक कण है जिसका द्रव्यमान है m और इस पर आवेश है q, तो कण पर उपस्थित आवेश व कण के द्रव्यमान का अनुपात, व कण के द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो ध्यान रहे विशिष्ट आवेश क्या होता है, यानी यदि किसी कण है जिसका द्रव्यमान m और उस पर आवेश q है, तो उस पर आवेश और उसके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। क्या बोलोगे, विशिष्ट आवेश। अब देखो एक नोट पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है। हमने पीछे देखा था कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विशिष्ट आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। विशिष्ट आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। तो समझ गए होंगे कि निर्भर क्यों करता है, क्योंकि विशिष्ट आवेश में आवेश के साथ साथ एक क्वांटिटी आ रही है m, और हमें पता है m द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है, वेग पर निर्भर करता है, जो आपने पीछे पढ़ा है m बराबर m0/√1 - v²/c²। तो विशिष्ट आवेश है वो किस पर डिपेंड करता है, वेग पर डिपेंड करता है। तो ये होता है आपका विशिष्ट आवेश। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आवेश के गुणधर्म की। तो देखो आवेशों की गुणधर्म के आधार पर सबसे पहला जो गुण आता है वो है आवेशों की योज्यता। देखो योज्य का मतलब होता है जोड़ना। तो आवेशों को आप जोड़ सकते हो। अब जो जोड़ोगे, देखो जोड़ आपके फिजिक्स में दो प्रकार की होती है, एक तो सदिश योग और एक बीजगणितीय योग। सदिश राशियों का सदिश योग होता है और अदिश राशियों का बीजगणितीय योग होता है। तो आवेश अदिश राशि होती है तो इनका होगा बीजगणितीय योग। क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग यानी किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, आवेशों की योज्यता। जैसे मान लो ये आपके पास एक निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश है, जैसे +2 कूलाम, -3 कूलाम, -2 कूलाम, -2 कूलाम, +3 कूलाम। अब मैं कहूं कि इस निकाय से संबंधित Q नेट कितना है, यानी परिणामी आवेश कितना है, तो सभी उपस्थित आवेशों का क्या कर दो, बीजगणितीय योग कर दो। तो +2 कूलाम, +3 कूलाम, -3 कूलाम, -2 कूलाम। तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो Q नेट कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो इस आधार पर आप किसी भी निकाय से संबंधित कुल आवेश का मान ज्ञात कर सकते हो। किस गुणधर्म के आधार पर, आवेशों की योज्यता, जो ये कहता है कि किसी भी निकाय से संबंधित कुल आवेश उसमें उपस्थित प्रत्येक आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है।
सेकेंड अगर गुणधर्म की बात करें तो वो है आवेशों का संरक्षण। तो इस शब्द से ही पता चल रहा है संरक्षण कहीं आ जाती है तो ने तो उत्पन्न और ने ही नष्ट, और ने ही नष्ट। ये आपने एनर्जी में भी पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसी तरीके से आवेशों का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। या दूसरे तरीके से आप कहो तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यह भी आप कह सकते हो संरक्षित रहता है। यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। या दूसरे तरीके से कहो तो क्या कह सकते हो, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या होता है, संरक्षित होता है। अब देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल से आवेशों का संरक्षण आप बहुत जगह देख सकते हो, जैसे युग्म विलोपन। युग्म विलोपन एक प्रक्रिया होती है। युग्म उत्पादन इस प्रोसेस में देख सकते हो। तीसरा अल्फा से, चौथा बीटा से, पांचवा गामा से, छठा नाभिकीय अभिक्रियाएं। इन सब में आप कहीं ना कहीं आवेशों का संरक्षण जरूर देखोगे, जिनमें से अपने पास जैसे एक एग्जाम्पल है कि ये आपके एक अभिक्रिया है रेडियो एक्टिव से, जिसमें बीटा कण निकल रहा है, इसको आप कह सकते हो बीटा से। तो ये वैसे तो नाभिक में पढ़ोगे आप, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक बीटा से और ऋणात्मक बीटा से। यहां पर नेगेटिव बीटा से। तो देखो भाई, इधर अभिक्रिया से पूर्व बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 16। अगर अभिक्रिया के पश्चात बात करूं तो 17 और -1 यानी कितने हैं, 16। तो अभिक्रिया से पूर्व अभिक्रिया के पश्चात इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। इसका मतलब आवेश क्या है, संरक्षित है। अर्थात इसे बोलेंगे कि आवेश एक संरक्षित राशि होती है, जिसे आवेशों का संरक्षण गुण कहा जाता है। अगले गुणधर्म की बात करें तो आवेशों की निश्चरता, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी आवेश एक अनापेक्षित भौतिक राशि है जो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होती है। निर्देश तंत्र से स्वतंत्र है, यानी कहने का मतलब अगर यहां पर जैसे मेरे पास ये पेन है, इसका 5 कूलाम चार्ज है मान लो यहां पर, तो इसको मून पर, चंद्रमा पर लेके जाओगे तो भी कितना रहने वाला, 5 कूलाम ही रहना। जमीन के अंदर डाल दो तो भी 5 कूलाम। यानी इस पर निर्देश तंत्र का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे तरीके से इससे कह सकते हो वेग पर निर्भर नहीं करती है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, निर्भर नहीं करती है। यानी जितना विराम अवस्था में होगा आवेश, उतना ही गतिशील अवस्था में होगा। तो डिटेल में हम पीछे इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हमने, फॉर्मूले के बेस पर द्रव्यमान के साथ तुलना करके। तो आवेशों की निश्चरता का मतलब है कि आवेश एक अनापेक्षित भौतिक राशि है जो निर्देश तंत्र पर डिपेंड नहीं करती है, निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होती है। या कह सकते हो कि यह वेग पर निर्भर नहीं करती है, जितना विराम अवस्था में वेग होता उतना ही गतिशील अवस्था में होगा। यह आपका तीसरा गुणधर्म हुआ। चौथे गुणधर्म की बात करें तो आवेशों का क्वांटीकरण इंपॉर्टेंट है भाई। गुणधर्म सबसे इंपॉर्टेंट, आवेशों का क्वांटीकरण। इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या कह सकते हो
E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी भी वस्तु पर अगर आपको आवेश ज्ञात करना है तो वो जो न्यूनतम मान होता है उसका हमेशा क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश मैंने पीछे बताया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी जैसे मान लो ये आपकी एक कोई वस्तु है और मैं कहूं कि इस पर आवेश कितना है, तो ये हमेशा होगा E का पूर्ण गुणज। तो पूर्ण गुणज के रूप में हम NE मान लेते हैं और ये हो जाएगा प्लस माइनस, जहां N क्या हो जाएगा, 1 2 3 जो संख्याएं हैं वो हो जाएगा, पूर्णांक होगा। N हमेशा क्या होगा, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कभी भी 1.2 3.2 ऐसा कभी भी संभव नहीं है, पूरा 1 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर अगर आपको आवेश ज्ञात करना है तो वो होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, जो ये कहता है कि मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसे ही बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। और इसी के आधार पर जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब यह क्वांटा क्या होता है यह भी आप समझ सकते हो कि क्वांटा किसी भी भौतिक राशि के लिए हो सकता है जिसका मान एक निश्चित न्यूनतम मान के सापेक्ष अगर आप ज्ञात कर सकते हो तो उसका क्वांटा हो सकता है। जैसे मान लो ध्वनि है, ध्वनि का होता है फोनोन, या बोर का एक अभिग्रहित अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा होगा कोणीय संवेग होता है वो हमेशा h/2π का पूर्ण गुणज होता है, nh/2π। तो क्वांटा एक ऐसी राशि है जिसके सापेक्ष किसी भौतिक राशि का लेन देन किया जा सके, वो एक निश्चित राशि होती है जिसे क्वांटा। तो आवेश का क्वांटा क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब एक चीज आप यहां पर ध्यान रखना है कि आवेश का क्वांटीकरण किस प्रयोग के आधार पर समझाया गया, और यह प्रयोग है मिलिकॉन का तेल बूंद प्रयोग। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, मिलिकॉन का तेल बूंद प्रयोग। मिलिकॉन के तेल बूंद प्रयोग के आधार पर आवेश के क्वांटीकरण को समझाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी, तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक ही धातु के दो गोले सभी प्रकार से समान लिए गए हैं, एक को Q कूलाम का धनात्मक आवेश दिया गया है और दूसरे को समान लेकिन ऋणावेश दिया गया है, तो किस गोले का द्रव्यमान अधिक होगा। तो देखो सॉल्यूशन, आपने पीछे देखा कि कोई भी वस्तु यदि धनावेशित होती है तो यह कब होती है, जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कोई भी वस्तु ऋणावेशित होती है तो कब होती है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि। क्या होगी भाई, वृद्धि। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो द्रव्यमान में क्या होती है, कमी। तो हमसे पूछा गया है द्रव्यमान अधिक होगा, तो द्रव्यमान अधिक यानी द्रव्यमान में वृद्धि होगी तभी अधिक होगा, और द्रव्यमान में वृद्धि किस प्रकार की होगी, जो ऋणावेशित होगा। कौन सा होगा, ऋणावेशित। तो दोनों में से जिसको आप ऋणात्मक आवेश दे रहे हो उसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक। यानी ऋणात्मक आवेश वाले गोले, ऋणात्मक आवेश वाले गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, गोले का द्रव्यमान अधिक होगा। और आपसे पूछे कि द्रव्यमान किसका कम होगा, तो ऋणात्मक आवेश वाले का ज्यादा हो गया तो धनात्मक आवेश वाले का कम होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो देखो अभी हमने बात की थी कि आवेश के क्वांटीकरण के आधार पर किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होता है Q बराबर होता है प्लस माइनस NE,
और न्यूनतम हो सकता है ई, और बाकी सारे के सारे ई के होते हैं पूर्ण गुणज, यानी एन की वैल्यू पूर्णांक फॉर्म में आनी चाहिए। तो देखो जैसे पहले वाले की अगर हम बात करें 1.6 इंटू 10 टू पावर -18 कूलाम, तो देखो इसके लिए एन फाइंड आउट करते हैं, तो एन बराबर हो जाएगा Q अपॉन ई, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ई की वैल्यू यही होती है 1.6 से 1.6 ये ऊपर जाएगा, तो एन बराबर हो गया आपके 10। तो पूर्णांक आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब ये पहले वाला आवेश संभव है, संभव है। लेकिन हमसे पूछा है संभव नहीं है, तो दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, तो सभी जानते हो ये तो संभव है, क्योंकि न्यूनतम मान इतना ही हो सकता है, न्यूनतम मान, तो ये भी संभव है। तीसरे की बात करो 1.6 इंटू 10 टू पावर -20 कूलाम, तो देखो n निकालोगे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -20 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो ये आ जाएगा तुम्हारे 1/10। इसका मतलब 0.1, जो कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब तीसरे वाला आवेश संभव नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 1.6 इंटू 10 टू पावर -20 कूलाम आवेश संभव नहीं है। तो किसी कोई भी आवेश पॉसिबल है या नहीं है, आप n की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हो। अगर n पूर्णांक आता है तो वो आवेश संभव है, और अगर पूर्णांक नहीं आता है तो वो आवेश संभव नहीं है। फिर बात करते हैं एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी आपको आवेश कितना दे रखा है 1 कूलाम, और पूछा क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है Q बराबर होता है Ne, तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1 कूलाम दे रखी है, E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये ऊपर जाएगा तो इसके सॉल्यूशन पर इसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और ये वैल्यू अब आपको डायरेक्टली याद भी होनी चाहिए भाई, है ना, कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इजी सा है, निकाल सकते हो आराम से। आवेश का सही परीक्षण आकर्षण है या अथवा प्रतिकर्षण। तो देखो हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव समान प्रकृति के हैं, तो इनमें हमेशा होता है प्रतिकर्षण। क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव यानी विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनमें होता है आकर्षण। लेकिन एक नोट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि यदि आपके पास एक वस्तु है आवेशित और दूसरी वस्तु है अनावेशित, या आप कह सकते हो उदासीन, इनके बीच में भी आकर्षण होता है। क्या होगा भाई? इनके बीच में आकर्षण होता है। तो देखो आवेशों के आधार पर तो प्रतिकर्षण हो सकता है और आकर्षण हो सकता है, लेकिन यहां पर एक वस्तु पर आवेश नहीं है फिर भी आकर्षण हो रहा है, तो इसका मतलब इस आधार पर आवेशन का पता नहीं चलेगा। तो हमेशा जो आवेश का सही परीक्षण होगा वो कौन सा होगा? प्रतिकर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि प्रतिकर्षण हमेशा दोनों वस्तुओं में तभी होता है जब दोनों वस्तुएं आवेशित हो। तो अगर कहीं प्रतिकर्षण हो रहा है इसका मतलब फिक्स है कि दोनों वस्तुएं प्रतिकर्षित हो, लेकिन आकर्षण हो रहा है तो हो सकता है दोनों आवेशित हो, और हो सकता है कि एक आवेशित और एक अनावेशित भी हो। तो आवेश का सही परीक्षण आकर्षण और प्रतिकर्षण में से कौन सा है? प्रतिकर्षण होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न नाभिकीय अभिक्रियाओं में x को पहचानिए। तो देखो x, तो x को तो सब जानते हो, तो x को पहचानना है आपको। तो देखो पहले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की 1H1 प्लस 4Be9, x आपको पहचानना है, और ये है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन 0n1 होता है। तो आपको पता है आवेश संरक्षण के नियम से अभिक्रिया से पूर्व नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभिक्रिया के बाद के बराबर होंगे। पूर्व हो जाएंगे 1 + 4 यानी 5 हो गए, और अभिक्रिया के बाद इधर तो 0 है, इसका मतलब यहां पर कितने होने चाहिए? 5, और 5 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं भाई? बोरॉन में। किसमें होते हैं?
बोरॉन। इसका मतलब X क्या हो जाएगा भाई, बोरॉन आपका X हो जाएगा, बोरॉन पहली अभिक्रिया में। दूसरी में अगर बात करें अभिक्रिया से पूर्व अभिक्रिया के पश्चात, तो अभिक्रिया से पूर्व 7 + 1 8 हो गए, अभिक्रिया के बाद 2 तो इधर, तो बचेंगे कितने 6, तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे 8, तो आवेश संरक्षण का नियम लग जाएगा। तो इसका मतलब 6, और 6 वाला कौन होता है भाई, कार्बन। कौन सा हो जाएगा, कार्बन। इसका मतलब आपका X कौन सा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कार्बन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आवेश संरक्षण का नियम लगाओ, पूर्व कुल इलेक्ट्रॉन बराबर पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन, तो इसके आधार पर आप निकाल सकते हो। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।